हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ नॉन परमानेंट हार्डनेस को अपन किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं हमारे वाटर से। और ये परमानेंट हार्डनेस मतलब नॉन परमानेंट हार्डनेस मतलब एक प्रकार का टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, वाटर का हार्डनेस क्या होता है, उसका अपन बेसिक पढ़ चुके थे। ठीक है। तो कल की जो क्लास डिसकंटिन्यूएंसीज को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस के लिए हमारे पास तीन मेथड है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस करने के लिए। पहला होता है लाइम सोडा प्रोसेस, सेकंड है आपके पास जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है। सेकंड आपके पास जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा होगा। फिर आपका थर्ड है आपका डीमिनरलाइजेशन और डी आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आपका लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है। लाइम सोडा प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, तो नाम से आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस। साथ में लिखा हो गया है लाइम एंड सोडा प्रोसेस, मतलब इसमें लाइम भी अलग से मिलेगा और सोडा भी अलग से मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि अगर हम सिर्फ लाइम का यूज करेंगे, जो कि हमने पहले यूज कर रहे थे टेम्पररी हार्डनेस में, हमने लाइम का यूज किया था। ठीक है, CaOH ट्वाइस का हमने यूज किया था। उससे केवल आपका बाइकार्बोनेट हार्डनेस ही रिमूव होता था। ठीक है। तो लेकिन ये जो हमारा प्रोसेस टेम्पर आपका परमानेंट हार्डनेस है, इसमें आपका कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों को हमको रिमूव करना होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे सोडा भी मिलाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए जो आपका लाइम से सिर्फ केवल और केवल बाइकार्बोनेट हार्डनेस आपका रिमूव हो पाता था, लेकिन आपका सोडा मिलाने पे इसमें टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों सही तरीके से रिमूव हो पाते हैं। ठीक है। तो मैंने वो कल बताया था कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किसे बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप पिछला क्लास अटेंड नहीं किया तो पहले पिछले क्लास का आप वीडियो देखना, लेक्चर पढ़ना उसको, उसके बाद आप इसको करोगे अटेंड तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आपका पूरा बेस क्लियर रहेगा सही तरीके से। ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमको बस यही चीज लिखना है इसमें कि अगर हम सिर्फ लाइम मिलाएंगे तो बाइकार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें अपन सोडा भी मिलाते हैं तो आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। दोनों को मिलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम एंड सोडा प्रोसेस। ठीक है। तो दोनों अलग अलग मिला रहे हैं, या तो दोनों आप अलग अलग मिला सकते हो आपके वाटर पे, या दोनों एक साथ मिला सकते हैं। ठीक है। ये केमिकल एक प्रकार का, केमिकल को हम लोग कब मिलाते हैं वाटर पे, अगर आपको याद होगा। ठीक है। आपको शुरू से समझना है इस चीज को। ठीक है। अगर आपको केमिकल मिलाना होगा तो आप कहाँ पे मिलाओगे, तो आप कहाँ पे मिलाओगे, कोगुलेशन पे मिलाओगे। कौन से चैम्बर में मिलाओगे, कोगुलेशन। ठीक है। कोगुलेशन एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे अपन केमिकल को मिक्स करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल को मिक्स करने से क्या होता है, जितना भी केमिकल हमने मिक्स किया है और इसके बाद जो भी पार्टिकल आपका जो आपका स्लश के फॉर्म में होगा वो ऑटोमेटिक आगे जाके सेडिमेंट हो जाएगा। क्योंकि हमको जो भी केमिकल मिलाएंगे, हम लोग केमिकल को वाटर पे मिलाना होता है। ठीक है। तो मिलाने का प्रोसेस कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन होता है। तो आपको जो भी केमिकल का जो भी काम होगा वो आप कहाँ पे करोगे, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो या तो हम लोग कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन टाइम ही आप लाइम सोडा मिला दो, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी आपके परमानेंट हार्डनेस है सही तरीके से पूरी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। ठीक है। तो ये चीज आपको समझना था कि जो भी अपन केमिकल मिलाएंगे वो हम कहाँ पे मिलाएंगे, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वाले प्रोसेस पे, ताकि आगे सेडिमेंटेशन टाइम में जो भी यहाँ पे स्लज बनने वाला है, जो भी पार्टिकल बनेंगे केमिकल से, वो ऑटोमेटिक सही तरीके से सेटल हो जाए। ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में अपन इस चीज को डिस्कस करते हैं कि addition of lime reduces only the bicarbonate hardness. By addition of lime and soda ash, both the temporary and permanent hardness या non carbon hardness can be removed. मतलब दोनों के इस्तेमाल करने से हम लोग टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, known as a lime soda process, in which lime and soda are added to raw water either separately. आप इन दोनों को अलग अलग भी मिला सकते हो, लाइम अलग मिलाओ सोडा मिलाओ तो भी चलेगा, या दोनों को टुगेदर साथ में भी हम लोग मिला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इस केमिकल को हमको मिलाना होता है। मिलाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या मशीन चाहिए सही तरह से मिलाने के लिए। जो अपने फ्लोकुलेशन में देखा था, फ्लोकुलेशन में हमने दो प्रकार के डिवाइस पढ़े थे। मैकेनिकल डिवाइस पढ़ा था जिसमें कि आपका एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट में वर्टिकल ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स ऐसे घूमते हुए घूमेंगे तो क्या होगा, केमिकल सही तरीके से पूरे अच्छे से वाटर पे सही तरीके से मिल जाएगा, जिससे कि उसका टेम्पररी या परमानेंट हार्डनेस दोनों रिमूव हो सकता है। ठीक है। तो इसी के आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व थ्रू मिक्सिंग ऑफ केमिकल विथ वाटर ओपन फॉलोड बाय द स्लो एजिटेशन 30 to 60 मिनट। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है कि हम नॉर्मली आपको जब हम पानी में केमिकल मिलाते हैं तो लाइम सोडा को मिलाने के लिए आपको 30 से 60 मिनट का समय चाहिए, ताकि सही तरीके से आपका वाटर पे लाइम एंड सोडा मिल जाए और सही तरीके से आपका वाटर से टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस सही तरीके से रिमूव हो जाए। ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस आप कहाँ पे करोगे, कहाँ पे करेंगे हम लोग, कोagulation या फ्लोकुलेशन चैम्बर पे, ठीक है, ताकि जो भी केमिकल से जो भी प्रिसिपिटेट बनने वाला है वो सही तरीके से आपका सेडिमेंटेशन टाइम में आपका रिमूव हो जाए, ठीक है। इतना आपको समझना था, इतना आप इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन भी आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग लाइम सोडा मिलाएंगे तो क्या होगा, किसको हमको रिमूव करना है, ठीक है, क्या हमको चाहिए, ये चीज आपको केमिकल रिएक्शन में चलेगा पता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझना है, इस लाइन पे सबसे लिखा हुआ है कि जो हमको मेन हमारा एम रहेगा, हमारा लाइम सोडा प्रोसेस में हमारा एम है कि हमको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को निकालना है, ठीक है। कैल्शियम मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे, केमिकल रिएक्शन से आपको बनना क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तभी आपका और आपके आपके वाटर से क्या होगा, परमानेंट या टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में ये रहता है आपका कैल्शियम का कंटेंट रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट होता है जो कि हार्ड वाटर प्रोवाइड करता है वाटर पे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंटेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाई कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि ये आपका एक जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक प्रकार का प्रिसिपिटेट बनाता है जो कि सेडिमेंटेशन टाइप में रिमूव हो सकता है, ठीक है। ये आपको क्या बनाएगा, एक प्रकार प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब जब हम मैग्नीशियम, जब अपन लाइम एंड सोडा मिलाएंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि आपका एक किसी भी एक पार्टिकल के फॉर्म में होगा। वो पार्टिकल जो प्रेसिपिटेट होगा वो आने वाले सेडिमेंटेशन टाइम में सही तरीके से सेटल होकर रिमूव हो जाएगा और आपके वाटर से परमानेंट या टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, यहाँ पे केमिकल मिलाने से आपको बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तभी आपका जो भी इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा वो सेडिमेंटेशन टाइम में रिमूव हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं सब रिएक्शन को। जैसे कि अगर आपके वाटर पे कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप क्या बनाते हैं, लाइम मिलाते हैं, तो वो क्या बनाता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। हमारा मेन एम क्या है, एम ये था कि हमारा हमको बनाना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक है। या तो आप कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, जो कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म पे सेडिमेंटेशन टैंक में आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन एम ये है, आपको कैसे भी करके आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक है। तो पहले तो अगर अपन देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास आपके वाटर पे कार्बन डाइऑक्साइड है और आप उस पे लाइम मिलाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आपका सेडिमेंटेशन टैंक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अपन देखेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट में अगर अपन लाइम मिलाएंगे तब भी आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि आपका सेडिमेंटेशन टैंक में वापस रिमूव हो जाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो दोनों रिएक्शन है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। जो टेम्पररी हार्डनेस था, टेम्पररी हार्डनेस में भी हम लोग इस मेथड का यूज किए थे, इस केमिकल रिएक्शन का यूज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट में आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। आपको चाहिए था यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि जब अपन मैग्नीशियम कार्बोनेट का लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो मिल रहा है लेकिन आपको मिल रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था प्रिसिपिटेट बनाने के लिए। तब अपन क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम कार्बोनेट का अलग से आपके लाइम के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म पे आपका सेडिमेंटेशन टैंक से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो आपका रिमूव हो जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक पे। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट में अपन सोडा को जब अपन मिलाएंगे, सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। वैसे ही आपका लाइम का फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। तो अगर अपन कैल्शियम सल्फेट में अगर अपन सोडा मिलाते हैं तो क्या होगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है तो वापस वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये सब रिएक्शन थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप इसको एग्जाम में लिख सके सही तरीके से। और इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, सही तरीके से और अच्छे से समझना है, तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है, इक्वेशन 2 पे क्या हो रहा है ना, और इक्वेशन 3 पे क्या हुआ, इक्वेशन 5 पे क्या हुआ, 6 पे कैसे रिमूव हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ ना वही चीज बस यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, जैसे कि जो लाइम सोडा केमिकल है उसका अमाउंट अपन कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से अपन पता कर सकते हैं, या इसका जो अमाउंट किस किस बातों पे डिपेंड करता है, वो इन बातों पे डिपेंड करता है कि अगर आपका अमाउंट ज्यादा हो सकता है अगर आपके वाटर पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, या आपका अमाउंट तब ज्यादा हो सकता है जब आपके वाटर पे
हाफ बाउंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मतलब एक प्रकार से बाइकार्बोनेट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट अल्टरनेटिव पे भी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ केमिकल ऑफ लाइम एंड सोडा ऐश। इसके बाद आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी अगर आपके वाटर पे होगा तो इस पे भी डिपेंड करता है आपका क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा ऐश केमिकल। ठीक है, मतलब ये सब चीज ऊपर नीचे होगा तब भी आपका केमिकल कम या ज्यादा हो सकता है। टोटल मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ज्यादा है तो लाइम सोडा ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है कि अमाउंट ये सब चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस किस पे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाफ बाउंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, नॉन कार्बोनेट अल्कलिनिटी और आपका टोटल मैग्नीशियम, ये सब बातों पे आपका अमाउंट डिपेंड करता है लाइम एंड सोडा ऐश का। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं कि जो इसमें लाइम बोला जा रहा है, ठीक है, जो इसमें लाइम बोला जा रहा है, ये लाइम कौन सा है, ये आपका जो हम लोग CaOH ट्वाइस यूज करते हैं, ठीक है, CaOH ट्वाइस यूज करते हैं, ये होता है आपका स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्या होता है ये स्लेक्ड लाइम। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का रिएक्शन कराते हो तब जाके आपको ये स्लेक्ड लाइम मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अपन कैल्शियम और आपका वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है स्लेक्ड लाइम, और इसी स्लेक्ड लाइम को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कई कई जगह कई कई प्लांट में अपन सीधा क्विक लाइम भी अपन यूज करते हैं। ठीक है, क्विक लाइम का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी जो हमने यूज किया मैक्सिमम आपने सारे केमिकल रिएक्शन में इसी CaOH को देखा देखा था, जिसे अपन स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि हम लोग कौन सा लाइम यूज कर रहे हैं, स्लेक्ड लाइम यूज कर रहे हैं। अब अगर आप क्विक लाइम पे वाटर को मिलाओगे तो आपको स्लेक्ड लाइम मिलता है। ठीक है, इसका बारी आती है सोडा ऐश की। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Na2CO3। ठीक है, तो ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा है। एक और सोडा आता है आपके पास Na2SCO3 सॉरी। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है और ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये दोनों ही सोडा के प्रकार है, लेकिन जो हम लोग अभी इस वाले सोडा यूज कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, Na2CO3 ये भी होता है, आप जब नेट पे देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है तो Na2SCO3 दिखाएगा और Na2CO3 दिखाएगा। ठीक है, तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, तो नॉर्मल अपन जो जो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती थी वो आपको बता दिए। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा केमिकल है, जो हमारा लाइम एंड सोडा है, इसको अपन कैसे कैसे मिला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि आपको जो केमिकल मिलाना होगा अगर वाटर पे, तो आप कहाँ पे मिला सकते हैं, किसी मिक्सिंग डिवाइस पे। ठीक है, और मिक्सिंग डिवाइस में लाइम एंड सोडा मतलब ये सॉफ्टनिंग के लिए अलग से मैं मिक्सिंग डिवाइस नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे को केमिकल मिलाना ही है तो मैं कोगुलेशन फ्लोकुलेशन पार्ट में मिला दूंगा। ठीक है, ताकि वहाँ पे केमिकल मिल जाए, कोगुलेशन में केमिकल मिल जाए, फ्लोकुलेशन में हम उसको मिक्स कर दें और सेडिमेंटेशन टैंक में वो आपका जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है वो सही तरीके से आपका सही तरीके से सेडिमेंट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अलग से एक प्लांट लगाना पड़ेगा, एक सिस्टम, एक सीक्वेंस लगाना पड़ेगा कि एक पहले तो अपन केमिकल डालेंगे, फिर उसको अपन मिलाएंगे, फिर एक सेटलमेंट टैंक होगा, सेडिमेंटेशन टैंक होगा जहाँ पे प्रेसिपिटेट सेटल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक टॉपिक है यहाँ पे लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्लांट। ठीक है, तो लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्लांट में सबसे पहला क्या है यहाँ पे, फीडिंग एंड मिक्सिंग डिवाइस। तो फीडिंग मतलब डालना, केमिकल को डालना, और मिक्सिंग डिवाइस मतलब केमिकल को मिलाना। तो ये आप यूज कर सकते हो किसका, कोगुलेशन वाले चैम्बर का, आप इसको अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेटलिंग बेसिन में अपन सेडिमेंटेशन टैंक को यूज कर सकते हैं, जो कि कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के बाद आता था। तो वहां पे सबके सब एक साथ प्रोसेस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज है रिकार्बोनेशन एंड स्टेबलाइजेशन प्लांट। ये क्या होता है इस बात को समझना, रिकार्बोनेशन एंड स्टेबलाइजेशन प्लांट। कई बार क्या होता है, दिक्कत ये आती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, हम लोग क्या बना रहे थे यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे थे, और हम लोग या तो क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड बना रहे थे। ठीक है, ये हम लोग बना रहे थे, इसका प्रेसिपिटेट बना रहे थे ताकि आपका ये प्रेसिपिटेट बने केमिकल का और ये सेडिमेंटेशन टाइम में सेटल हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये सेटल हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये सेटल नहीं होता है। ठीक है, कभी कभार इसके कुछ पार्ट्स हैं वो सेटलमेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो एक इनसॉल्युबल मैटर के जैसे वो वहां पे रहता ही है। ठीक है, तो उस इनसॉल्युबल को अपन वो इनसॉल्युबल पार्ट जो है सेटलमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस सॉल्युबल बनाते हैं ताकि ये वापस सही तरीके से आपका पानी में मिल जाए। फिर वापस इसमें अपन लाइम सोडा डालेंगे, फिर ये आपका प्रिसिपिटेट बनेगा और वापस ये आपका सेटलमेंट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकार्बोनेशन या स्टेबलाइजेशन प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे समझना, आप यहाँ पे भी पढ़ के समझ सकते हैं, और इसका एक अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको सही डेफिनेशन दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए।
ठीक है, इस चीज को समझना। जो मैं बोला अभी आपको सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मली 40 मिलीग्राम ऑफ कार्बोनेट एंड 10 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट, ठीक है, इन सॉफ्टन वाटर। क्या बोला है यहाँ पे, इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बच जाता है। 40 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का बच जाता है और 10 मिलीग्राम पर लीटर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बच जाता है। इसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंड नॉट रिमूव कम्प्लीटली by any of the settling process thereby leading to the incrustation of pipe। अगर ये बच जाएगा तो पाइप में फंस जाएगा, जिससे कि आपका पाइप में ब्लॉकेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, hence this precipitate are again made soluble in water by the process known as the recarbonation, ठीक है। तो इसी केमिकल को वापस नॉन सॉल्युबल से सॉल्युबल बनाना, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिकार्बोनेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए भी एक अगर आपके पास एक अलग से मशीन होगा, चैम्बर होगा, जहां पे अपन इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिकार्बोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, ठीक है, जब आप रिकार्बोनेशन भी कर लेते हो, जब आप सेटलिंग बेसिंग कर लिए, मिक्सिंग कर लिए, उसके बाद लास्ट आपका रहता है फिल्टर, ठीक है, फिल्टर या सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो अपन फिल्टर कर सकते हैं उसको, जितने भी उसमें सेडिमेंट होंगे, जो भी उसमें कोर्स पार्टिकल होंगे, उसको अपन फिल्टर कर सकते हैं या उसे अपन सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सॉफ्टनिंग प्लांट, लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्लांट काम करता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, लाइम एंड सोडा प्रोसेस था ये, ठीक है। किसके लिए, आपका परमानेंट हार्डनेस मिटाने के लिए, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑडिटेड क्वेश्चन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है आपका जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है आपका जियोलाइट प्रोसेस। यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप बहुत अच्छे से समझना कि हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हम लोग वाटर पे केमिकल मिला रहे थे, है ना, वाटर पे केमिकल अलग से डाल रहे थे, है ना, अलग से कुछ डिवाइस नहीं लगा हुआ था। लेकिन जियोलाइट प्रोसेस पे हम लोग के पास एक, इस जियोलाइट प्रोसेस में एक चैम्बर होगा, वो चैम्बर सेम टू सेम एज द प्रेशर फिल्टर के जैसा होगा, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने फिल्टर पढ़ा था, तो मैं आपको कौन से फिल्टर पढ़ाया था, स्लो सैंड फिल्टर पढ़ाया था, रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ाया था और प्रेशर फिल्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो वही जो प्रेशर फिल्टर है उसी के जैसे ही आपका होता है जियोलाइट फिल्टर भी। जियोलाइट प्रोसेस में जब अपन मशीन यूज कर रहे हैं तो सेम टू सेम आपका प्रेशर फिल्टर जैसे होता है। और इस चैम्बर पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे केमिकल डाल देते हैं और उस केमिकल के थ्रू अपन क्या करते हैं, वाटर को पास कराते हैं। जब अपन वाटर को पास कराते हैं तो जितने भी इसमें टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस है वो उस चैम्बर से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल में बस इसमें अपने क्या करना है, केमिकल मिलाना नहीं है हमको, बस इस चैम्बर से वाटर को पास कराना है, ठीक है। इस चैम्बर से हमको क्या कराना है, वाटर को बस पास। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसको आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक में भी बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में अच्छे से समझाने के लिए नोट्स से आपको दिखा रहा हूँ। नोट्स में आपको अच्छे से जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जियोलाइट प्रोसेस सेम ऐसा कैसे होता है, आपका प्रेशर फिल्टर जैसे होता है, इस चीज को अपन थ्योरेटिकल पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। जियोलाइट प्रोसेस को अपन क्या और क्या बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे, शुरू देखते हैं इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। जियोलाइट प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं अभी। और जियोलाइट प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एक्सचेंज प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपन कैटायन से एनायन में चेंज करते हैं, ठीक है। वाटर में जो कैटायन होते हैं उसको अपन एनायन में चेंज करते हैं, या एनायन होगा तो उसको अपन कैटायन में चेंज करेंगे, ठीक है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। इसी से आपका जितने भी है इसमें जो परमानेंट हार्डनेस है वो ऑटोमेटिक आपके पानी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो हमारा मशीन है सेम टू सेम कैसा है, द इक्विपमेंट यूज फॉर जियोलाइट प्रोसेस इज सेम फ्रॉम द प्रेशर फिल्टर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सेम टू सेम ऐसा ही हमने प्रेशर फिल्टर यहाँ पे यूज किया था पिछले वाले, इसी टाइप का चैम्बर हमने यूज किया था। अंदर मटेरियल अलग होगा, अंदर जो सिस्टम है प्रेशर फिल्टर का अलग था, और आपका आपका जियोलाइट प्रोसेस में इस जियोलाइट फिल्टर का थोड़ा प्रोसेस अलग होगा। लेकिन जो फिल्टर का जो डायमेंशन होगा या उसका जो बनावट था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जैसा हम प्रेशर फिल्टर में यूज करते थे वैसा ही चैम्बर आपको जियोलाइट प्रोसेस पे भी यूज करना है, ठीक है। इसमें प्रोसेस भी कुछ कुछ सेम है। प्रोसेस सेम क्या है, बस यहाँ पे प्रोसेस सेम ये है कि वाटर हम लोग पास करते थे, ऊपर से पास करते थे, नीचे से निकलता था, या नीचे से पास करते थे, ऊपर से निकलता था, ठीक है। बस यही प्रोसेस सेम है। बाकी यहाँ पे कैटायन प्लस को अपन माइनस में चेंज करेंगे या माइनस को प्लस में चेंज करेंगे, कैटायन टू एनायन, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, बेस एक्सचेंज मेथड है, ठीक है। इसका अपन बेस चेंज कर रहे हैं।
ठीक है। तो सेकंड अपन लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे कि जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक जियोलाइट हम लोग बेड डाल रहे हैं, ठीक है। अपन क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, एक जियोलाइट बेड डाल रहे हैं। ये जो इसको जो Na2Z है इसे अपन क्या बोलते हैं, जियोलाइट बेड, ठीक है। एक प्रकार का बेड है। जैसे कि हमने प्रेशर फिल्टर में हमने यहाँ पे सैंड, आपका कोर्स सैंड यूज किया था, फाइन सैंड यूज किया था, ग्रेवल यूज किया था, ठीक है, वो एक प्रकार का बेड था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जियोलाइट बेड यूज कर रहे हैं। ये जियोलाइट बेड होता क्या है, जियोलाइट आर नेचुरल और सिंथेटिक कैटायन और बेस एक्सचेंज हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, एक हाइड्रेटेड सिलिकेटेड है सोडियम एंड एल्यूमिनियम का मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो, सिलिका भी यूज कर सकते हो, या हाइड्रोजन वाटर भी अपन यूज कर सकते हैं, किसका, सोडियम सोडियम का, ठीक है। तो इसी को अपन या तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग प्रेशर फिल्टर पे फिल्टर को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, उनमें हम लोग उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते थे। ऑर्गेनिक मैटर डालने से उसको सनलाइट मिलता था, वो अपने ऑर्गेनिक मैटर को और अच्छे से बनाता था, ठीक है, जिससे कि एक बेड लेयर बनता था, ठीक है, आपका बेड लेयर बनता था, ठीक है, एक बेड लेयर बनता था, ठीक है। एक हमने एक अलग से एक ऑर्गेनिक मैटर का एक लेयर बनाते थे जिसे अपन स्मूथ डेका लेयर बोलते थे, है ना। अपन क्या बनाते थे, एक स्मूथ डेका लेयर बनाते थे, जिससे कि आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिक मैटर है वो वहाँ पे रिमूव हो जाते थे, या वो उसको फंस जाता था, या एक दूसरे को वो खा लेते थे एक दूसरे को, है ना। तो एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते थे, ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा जाते थे, उसको अपन क्या बोलते थे, आपको याद होगा, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते थे हम लोग उसको, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन। तो ये सब काम हम लोग इसमें भी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोजेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका ये बेड है Na2Z जो बेड है, बेड मतलब आपका कैल्शियम मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम सल्फेट का जो बेड अपन बनाएंगे जिससे कि आपका परमानेंट हार्ड डिस्क रिमूव होगा, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे NaCl का लेयर, NaCl जो नमक होता है, ठीक है, NaCl के लेयर को हम लोग यहाँ पे डालते हैं। NaCl का केमिकल डालेंगे जिससे कि आपका जो Na2Z केमिकल है वो यहाँ पे बनेगा। NaCl को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो मिलाने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलाएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या मिलाएंगे, जियोलाइट प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन मिलाएंगे, ठीक है। इस ब्राइन सॉल्यूशन मतलब इस प्रोसेस को चालू करने से पहले हमको इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डालना है, ताकि इसमें जितने भी इस यहाँ पे जो कैटायन एक्सचेंज जो मेथड होगा, यहाँ पे एनायन एक्सचेंज मेथड होगा, जिस इसमें ये सोडियम एल्यूमिनियम बना सके, ठीक है, ताकि ये सही तरीके से आपका केमिकल आपका इस जियोलाइट प्रोसेस जियोलाइट चैम्बर के अंदर एक केमिकल बने और जितने भी आपके टेम्पररी या परमानेंट हार्डनेस है उसको वो हटा सके, रिमूव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसे हम लोग करते क्या है, इन दिस मेथड सब हम लोग यही करते हैं कि हम लोग को वाटर पास कराना है, ठीक है, ऊपर से डालेंगे नीचे से निकालेंगे, ठीक है। इन दिस मेथड हार्ड वाटर इज पास्ड ओवर जियोलाइट बेड व्हिच रिमूव्स ऑल द हार्डनेस कॉजिंग कंटेन cation present in gets itself converted into the exhausted bed। मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, अब हम लोग वाटर को यहाँ पे ऊपर से नीचे पास कर रहे हैं, ऊपर से अपन नीचे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर को पास कर रहे हैं, यहाँ से अपन वाटर को डालेंगे और नीचे से निकालेंगे। तो जितने भी वाटर में जितने भी आपके हार्ड वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होगा वो इस यहाँ पे फंस जाएगा, इस जियोलाइट बेड पे फंस जाएगा और आपका सॉफ्ट वाटर नीचे से निकलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही प्रोसेस है, हम लोग को वाटर को प्रेशर के फॉर्म में यहाँ पे डालना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे और, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, कभी भी इस केमिकल का अपन जो भी हमारा जियोलाइट प्रोसेस है, जब भी अपना जब ये चलते रहेगा उसके बाद वापस हम लोग क्या करेंगे, NaCl डालेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन डालेंगे, जिससे कि आपका वो जियोलाइट बेड तैयार हो सके, ठीक है। तो दिस एग्जॉस्टेड बेड इज रीजनरेटेड बिफोर इट्स फर्दर यूज बाय एडिशन ऑफ 5 to 10% ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl, ठीक है, नमक को ही अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने कुछ 1 घंटे 2 घंटे यूज किया, उसके बाद उसको यूज करने के बाद वापस हम लोग क्या करेंगे, जो जियोलाइट बेड है उसको वापस अपन तैयार करेंगे उसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाल के। तो इस मेथड का इसका फायदा ये है कि इसमें किसी प्रकार का स्लज नहीं बनता है। जैसे कि आपका जो लाइम सोडा प्रोसेस था उसमें क्या बन रहा था, प्रिसिपिटेट बन रहा था, क्या बन रहा था, प्रिसिपिटेट बन रहा था, मतलब एक प्रकार का वो एक क्या बन रहा था, प्रिसिपिटेट बन रहा था, जो कि आपका सेडिमेंटेड एक पार्टिकल बन रहा था, जो कि आपका सेडिमेंटेशन टाइम में सेटल हो रहा था, मतलब एक प्रकार का वो स्लज बना रहा था, ठीक है, एक प्रकार का क्या बना रहा था, वो स्लज बना रहा था। लेकिन आपका जो इस आपका जो जियोलाइट प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस में किसी भी प्रकार का स्लज नहीं बनता है, जिससे कि पाइप में
आपका इंक्रस्टेशन की समस्या, जो पाइप में जितने भी लेयर फंस जाते थे, ब्लॉकेज की समस्या होती थी, वो जियोलाइट प्रोसेस से नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस मेथड का एक फायदा है। ठीक है, देखेंगे दिस मेथड डज नॉट प्रोड्यूस स्लज, दिस मेथड डज नॉट प्रोड्यूस स्लज, हेंस इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप इज अवॉइडेड बाय यूज ऑफ दिस मेथड। अगर आपको इंक्रस्टेशन हटाना है, मिटाना है, रिमूव करना है, तो अपन जियोलाइट प्रोसेस का अपन यूज कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा, बहुत बेहतरीन फायदा है क्या, दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब इस वाटर से जितने भी हार्डनेस है ना, वो कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जीरो हार्डनेस देता है हम लोग को। ये जो जियोलाइट प्रोसेस है, आपको कैसा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, आपको एक जीरो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कौन से मेथड के द्वारा आपको जीरो हार्डनेस प्राप्त होता है। तो जियोलाइट मेथड के द्वारा आपको जीरो हार्डनेस प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से इससे ऐसे आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाम पढ़ो इसका, क्या लिखा है यहाँ पे, डीमिनरलाइजेशन, मतलब डी मिनरल लिखा हुआ है। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी मिनरल। मतलब हम लोग क्या करना है, जितने भी इसमें एडिशनल मिनरल्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी एडिशनल मिनरल्स हैं, अगर हम उस मिनरल को रिमूव करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं। जितने भी इसमें एडिशनल मिनरल है या जितने भी मिनरल होंगे, अगर आपको एक सिंपल पानी बनाना है, सिंपल वाटर एकदम मतलब सॉफ्ट वाटर बनाना है, जितने भी वाटर जिसमें भी इसमें मिनरल होंगे उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि करके। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ते हैं कि मैंने जैसे बताया कि मिनरल को हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड अपन क्या करेंगे, इन दिस मेथड मिनरल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर एंड द कंप्लीट रिमूवल इज अचीव्ड बाय फर्स्ट पासिंग वाटर थ्रू द कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स एंड देन वाटर थ्रू द एनायन एक्सचेंज रेजिन। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर आपको कंप्लीट हार्डनेस रिमूव करना है, तो सबसे पहले वाटर को आपको कैटायन आयन रेजिन से भेजना पड़ेगा, उसके बाद आपको वाटर को एनायन एक्सचेंज रेजिन से भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो कैटायन और एनायन मतलब आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से। कैटायन मतलब होता है जितने भी पॉजिटिव चार्ज केमिकल है उसे अपन कैटायन बोलते हैं, और जितने भी नेगेटिव चार्ज केमिकल है उसे अपन एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन आप एक बार देखना कि किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो मेथड है डीमिनरलाइजेशन मेथड है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जीरो हार्डनेस प्राप्त करते हैं। मतलब ये भी इतना अच्छा मेथड है कि हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, जीरो हार्डनेस प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि ये भी आपका जो मेथड है, जीरो हार्डनेस मेथड है, कि दिस मेथड आल्सो गिव्स द जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर एंड डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लज। जैसे कि हमारा जियोलाइट प्रोसेस था, सेम टू सेम ये भी वो भी इसी प्रकार से ही है। उसमें भी आपका जीरो हार्डनेस मेथड था, और उसमें भी स्लज का निर्माण नहीं होता था, मतलब प्रेसिपिटेट किसी भी केमिकल का नहीं बनता था, सब अच्छे तरीके से सेटल सॉल्युबल रहता था। ठीक है, तो वैसे ही आपका ये भी है। ठीक है, तो इस मेथड से जो हमको वाटर मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मेथड से हम लोग कितना भी क्या कर रहे हैं, मिनरल को हटा दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी मिनरल सब अपन हटा दिया है, तो इस मेथड से हम लोग को मिलता है एक प्रकार का डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, क्या मिलता है आपको, डिस्टिल्ड वाटर मिलता है। तो डिस्टिल्ड वाटर का आप यूज कहाँ पे करते हैं, जितने भी आपका इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, या आपका बैटरी में भी हम लोग, बैटरी जो होता है, कार की बैटरी होती है, ट्रक की बैटरी होती है, उसमें भी हम लोग जब उसको अपन चार्ज करना होता है, उसमें जितने भी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो अपन उसमें भी आपका डिस्टिल्ड वाटर वहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी जो अपन डीमिनरलाइजेशन अपन कब करेंगे, जब अपन उस वाटर को अपन इंडस्ट्री में यूज करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में डिस्टिल्ड वाटर का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर से जो इसका स्टीम है, स्टीम बहुत अच्छे तरीके से हाई प्रेशर स्टीम बनता है डिस्टिल वाटर से। ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का तरीका। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस हम लोग तीन तरीके से रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन सा, लाइम सोडा प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस एंड लास्ट आपका डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये है आपका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की टेक्निक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें दिक्कत हो सकता है, दिक्कत इसमें यही होगा कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने में, समझने में, याद करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो इसमें जो एकदम छोटे छोटे थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इसमें नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बस आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में भी आता है कि मिनरल घटाने की प्रक्रिया को डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, और डीमिनरलाइजेशन में कंप्लीट हार्डनेस रिमूव कब होगा, जब कैटायन एक्सचेंज रेजिन से वाटर को हम लोग पास करके एनायन एक्सचेंज रेजिन में भेजेंगे तो कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। वैसे ही जियोलाइट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं,
एक जियोलाइट बेड बनाते हैं, और जियोलाइट बेड बनाने की प्रक्रिया में जो केमिकल यूज होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है। और ब्राइन सॉल्यूशन के बाद अपन क्या करते हैं, उसमें एक जियोलाइट बेड बनता है, और जियोलाइट बेड से बस पानी को पास कराना है। पानी को पास कराएंगे तो जितने भी उसमें हार्डनेस है, टेम्पररी या परमानेंट हार्डनेस होगा, वो सही तरीके से रिमूव होगा। और दोनों ही जो मेथड है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखना अच्छे तरीके से क्या बोल रहा हूँ, दोनों ही जो मेथड है आपका, चाहे वो जियोलाइट प्रोसेस हो, चाहे वो आपका डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस हो, दोनों ही क्या है, जीरो हार्डनेस प्रोसेस है। ये याद रखना आपको, जीरो हार्डनेस प्रोसेस है, ठीक है। दोनों ही जीरो हार्डनेस देते हैं, प्लस दोनों ही स्लश का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है, स्लश का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे मेथड है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि जो जियोलाइट प्रोसेस होता है ये कॉस्टलियर प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या क्या प्रोसेस है, इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। क्या है ये? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एज कम्पेयर टू आपका जियोलाइट प्रोसेस। तो इन दोनों में अगर अपन बेस्ट बोलें तो जियोलाइट प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद इसमें और भी आप चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जियोलाइट प्रोसेस और लाइम सोडा प्रोसेस में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो लाइम सोडा प्रोसेस में स्लश बनता है, जियोलाइट प्रोसेस में स्लज नहीं बनता है। लाइम सोडा प्रोसेस में आप केमिकल मिलाते हो, आपका ऑक्सीजन प्रोसेस में अपन केमिकल अलग से नहीं मिलाते, हम लोग बस वाटर को पास कराते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा आपको यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, वो आप एक बार बुक से आप देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मे भी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री आ जाता है, केमिस्ट्री थोड़ा मे बी कंफ्यूजिंग पार्ट होता ही है। तो देखते हैं इसमें कोई दिक्कत होगा तो। और आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन नया यूनिट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।